नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को लेकर इन दिनों नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस और वाम दल सरकार पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक की चर्चाएं योजना को खत्म करने जैसी है। दरअसल 31,000 करोड़ रुपए की इस योजना में बजट में केंद्र के पास महज अब 5,000 करोड़ रुपए बचे हैं, जबकि बजट वर्ष को खत्म होने में 5 महीने बाकी हैं। ऐसे में इस योजना के खर्च को लेकर सवाल खड़े हुए तो बदलाव की बातें सामने आई। क्या सच में कोई बदलाव होने वाला है या ये सिर्फ सियासी पेच है? कानून में किसका फायदा होगा तो स्कीम का रास्ता किसके लिए बेहतर होगा? क्या मनरेगा का नाम बदला जाएगा या योजना को ही बदल दिया जाएगा? हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी इस बहस में। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। बिग फाइट में आज की इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता बसंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र जी भानावत और आरटीआई एक्टिविस्ट कमल टाक जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे करने के बाद देश की दशा और दिशा को बदलने का दावा किया। सिर्फ सफलता के मार्ग पर जाने की प्रेरणा नहीं देता है, और यहीं पर बदलाव शुरू होता है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने यूपीए 1 और 2 की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की समीक्षा शुरू की। केंद्र के मुताबिक शुरुआती दौर की समीक्षा के दौरान कई राज्यों में मनरेगा का हाल बुरा मिला। सुझाव लिए हैं हमने, राज्यों के मंत्री हैं और बड़े उच्च अधिकारी हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, और ये सभी राज्यों के जो जानकार हैं इस क्षेत्र के, उनसे हम और सुझाव लेंगे। 100 दिन के काम की गारंटी, रोजगार का मकसद और मनरेगा में शामिल मजदूरों के डिटेल के अध्ययन के बाद पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार काफी पीछे है। कई जगहों पर भारी अनियमितताएं सामने आई, जहां मनरेगा का पैसा अफसरों और इंजीनियरों ने मिलीभगत करके डकार लिया। केंद्र का मानना है कि मनरेगा की योजनाएं लटकने की भी शिकायतें मिली हैं। ऐसे में अब मोदी का सपना है कि रोजगार की गारंटी के इस कानून को स्कीम में तब्दील किया जाए। योजना के तहत पक्के निर्माण करवाए जाए, यहां तक कि इस स्कीम को कृषि कार्यों से भी जोड़ने की सुझाव दिए गए, ताकि प्रोडक्शन का स्तर कम लागत में ही बढ़िया आ सके। इस शुरुआती सुझावों के बीच कांग्रेस के साथ ही वाम दलों ने बीजेपी की मंशा पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक मोदी मनरेगा को बंद कर गरीब पर कुठाराघात करेंगे। दिल्ली में बैठा आपको शक्ति कभी नहीं दे सकता है। शक्ति आपको आपके गांव में मिलनी। श्रमिक को पैसा कम मिलेगा। मनरेगा को सीमित क्षेत्रों में लागू कर कमजोर बना दिया जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर आम जन पर पड़ेगा और मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर इस बारे में अपनी मंशा जाहिर कर दी। हाल ही में जयपुर में की गई योजना की समीक्षा में कई राज्यों ने अपने ग्रामीण विकास मंत्रियों को भेजा तक नहीं, जिसका संकेत भी योजना को लेकर केंद्र की मंशा के विरोध में देखा जा सकता है। कमल टाक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, परसों के दिन जब चौधरी वीरेंद्र सिंह मनरेगा पर मंथन कर रहे थे, स्कीम में क्या बदलाव किए जाए, उस दौरान एक धरने में आप शामिल थे और आप विरोध कर रहे थे कि मनरेगा पर मंथन नहीं होना चाहिए, स्कीम को यथावत रखा जाना चाहिए। क्यों? पहले तो हम बता दें कि हम वो विरोध ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम वीरेंद्र सिंह जी से जाके मिले भी। उन्होंने हमें बीजेपी कार्यालय में बुलाया और हम वहाँ मिले और हमने अपना ज्ञापन सौंपा। उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी जिसमें हमने कहा कि न्यूनतम मजदूरी मिले, मनरेगा में जो आपने कैपिंग लगाई है सेंटर से वो हटे, और साथ ही इसके अंदर दिन और बढ़े, घटने की कोई बात नहीं हो, और स्कीम में तो लाने का सवाल ही ना हो। तो जब इन मुद्दों पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं खुद अभी इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि इसमें किस तरह की चीज़ों को आगे ले जाना है, किस तरह की नई चीज़ों को ले जाना है। अभी मेरा जो जुड़ाव है वो कॉमन मैन से है,
मैं खुद पंचायत से उठ के ऊपर तक बढ़ा हूं, तो मैं जानता हूं कि गरीबों की क्या मांग है और गरीब क्या चाहते हैं। इस वजह से आप निश्चिंत रहिए कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा और नहीं होने दूंगा जो गरीबों के कुठारघात पे जाएगा। लेकिन हमने उनसे ये कहा कि आपके मंत्रालय में आने से पहले आपके मंत्रालय से ऐसे काम इंटरनली आपके सचिव जो हैं मंत्रालय के, उन्होंने रिकमेंडेशन किया, अपनी फाइल नोटिंग पे चलाया कि मनरेगा को सिर्फ कुछ ही ब्लॉक तक सीमित कर दिया जाए जी। और ये 200 जिलों की बात मेरे ख्याल से आ रही है कि 200 जिलों तक इस पूरी योजना को सीमित कर दिया जाए, बल्कि कानून नहीं, इसको एक योजना का प्रारूप दिया जाए। जी, ऐसा कहने की बात हुई। और हमारे यहाँ तो सबसे बुरी बात है कि जिस राजस्थान के अंदर ये मीटिंग हुई है नरेगा के बारे में विचार करने के लिए या रिव्यू के लिए कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी राज्य की सीएम ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कहा कि इसको कानून की जगह स्कीम बना दिया जाए, क्योंकि लोग अधिकार के नाम पे यहां पर कानूनी पचड़े पैदा करते हैं। लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं कि स्कीम होने के बाद बिल्कुल ये अहम सवाल है। बसंत चौधरी जी, अब मैं आपके पास आऊंगा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वसुंधरा राजे सरकार ने शपथ लेने के बाद पहला पत्र दिल्ली को लिखा, उस जिस पत्र का जिक्र अभी कमल टाक साहब ने किया, उसमें कहा गया, तो आखिर क्यों चाहते हैं आपकी जो योजना 10 साल से चलती आ रही, जो कानून है 100 दिन का रोजगार का वादा है, उसको कम किया जाए? नहीं, नरेगा जब से लागू हुई है देश में, जब से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के लोगों ने भी कहा है, जब उनकी सरकार थी उन्होंने भी कई मंत्रियों ने ये कहा कि पूरी नेतागिरी में नेतागिरी क्यों नहीं बंद कर देते सब। ये कोई जवाब, ये कोई बात होती है क्या कि किसी स्कीम में भ्रष्टाचार है तो इसलिए उसको देश का पैसा मतलब भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, लेकिन खिलाओ लोगों को। ये किसी का मेहनत का पैसा है, टैक्स के नाम पर योजना में सुधार किया जा सकता है। भ्रष्टाचार की जो जगह है, सरकार की जो जगह है वो बदलनी चाहिए। केंद्र की सरकार की, राजस्थान की सरकार की एक ही मानसिकता है कि गरीब को अपने हक का पैसा मिले, पूरा मिले, और उसके बदले देश में विकास। तो आप ये समझाइए कि कानून की जगह अगर ये स्कीम बनी और स्कीम के तौर पर मनरेगा को आप लेकर आए, तो कैसे गरीब को फायदा मिलेगा? गरीब को फायदा जिस प्रकार से पंचायत राज में वहां कच्चे काम होते हैं इस नरेगा के माध्यम से, और जब वहां 1 महीने बाद उसकी जांच होती है तो कहते हैं कि वो पानी में बह गया क्योंकि कच्चा काम था। डैम की पाल की ऊंचाई बढ़ाई गई थी और उसमें मजदूरी दी गई, और जब 15 दिन बाद चेक किया जाता तो वहां वो मिट्टी नहीं मिलती। तो किसी भी बहाने से आंधी आई तो वो मिट्टी उड़ गई, बरसात आ गई तो उड़ गई। तो हमारी सरकार ये चाहती है कि मूलभूत इतना बड़ा पैसा जो देश की गाड़ी कमाई का है उसे विकास में लगाया जाए और इसलिए पक्के काम कराए जाए, जिससे देश में विकास भी हो। कमल टाक साहब, आप अपनी बात बोले, फिर कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनके पास जाएंगे। मेरा ये कहना है कि जो दोनों बातें कह रहे हैं उसमें कोई ज्यादा वजन ही नहीं है, क्योंकि जहां पर भी कच्चे काम आधार नहीं हो सकता, आधार ही नहीं है, क्योंकि वो कच्चे काम भी दिखते हैं। जहां पर भी कच्चे काम हुए हैं, आप जाके पूरे राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान के अंदर इतने उस ऑडिट पर भी सवाल खड़े होते हैं और फिर राजस्थान के प्रदर्शन पर भी सवाल आते हैं, क्योंकि पहला कार्यकाल वसुंधरा राजे सरकार का ही था। ऋषभ जैन कोटा से हमारे साथ जुड़े, बताइए ऋषभ जी। हाँ जी, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए जी। बदलाव भी होना चाहिए कि जैसे आपने अभी तक इसमें कर रखा है कि 100% किसी को भी काम देना जरूरी होता है, तो इसमें ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जिनको काम की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा सा कैटेगराइजेशन होना चाहिए। ये एक नजरिया हो सकता है, और इस पर कुछ कानून के अंदर कुछ शर्तें भी हैं, वो उन पर मैं आगे बात करूंगा। सुरेश जी, मैं अब आपकी राय जानना चाहूंगा इस पूरे प्रारूप को लेकर। देखो, ये रोजगार गारंटी का कानून यूपीए गवर्नमेंट में आया, कांग्रेस की सरकार इसको लेके आई, और आज जो इस पे मंथन चल रहा है, इस पे जो विचार विमर्श चल रहा है, वो चल रहा है राजस्थान सरकार में। राजस्थान में ये मीटिंग हुई, रोजगार की गारंटी गाँव में की बात है, 5 स्टार में मीटिंग हुई, 5 स्टार कल्चर के लोग बैठे। ये गांव से अभी बीजेपी के मेरे भाई कह रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार है। ये गरीब को, उस व्यक्ति को काम देना जरूरी था जिसके हाथ में काम नहीं था, पलायन हो रहा था, लोग शहरों की तरफ भग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने गांव के उस आदमी को रोजगार दिया कि वो गांव में रहे, अपने संसाधन उसको मिले। पलायन रुका, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पलायन रुका और लोगों को रोजगार मिला। बल्कि हमारी तो ये मांग है कि इसका टाइम बढ़ना चाहिए, रोजगार के दिन और बढ़ने चाहिए, और इसको सुव्यवस्थित कर दें। जरूरत के हिसाब से दिनों को बदला जाए, 100 दिन से ज्यादा भी ये हो सकता है। शौकत साहब हमारे साथ डीडवाना से जुड़े हैं, बताइए शौकत जी।
मेरा सवाल ये है जी कि ये आपके साथ बैठे बीजेपी वाले उनको ये कह रहे हैं नरेगा को हम चेंज कर देंगे, उसका नाम चेंज करेंगे, भ्रष्टाचार हो गया। आप इस चुनाव लड़ने के सरकार आने की पहले आप बोला हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आप योजना क्यों खत्म कर रहे हो? जी आप भ्रष्टाचार को खत्म करिए, उसके साथ सुलझाव कीजिए, आप योजना को क्यों खत्म कर रहे हो? चलिए, मैं सवाल जो कर रहा था बसंत जी आपके लिए, शौकत साहब ने भी वो सवाल छोड़ा। स्कीम बंद नहीं हो रही, गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सोचती है ये पैसा गरीब को मिलता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिलता हो, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से बीच में लोग या सरपंच है या जो भी कोई अधिकारी है वो मिली भगत करके जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाता है, उस मुद्दा ये है ना, उस पर ठीक से काम होना चाहिए। मानव जी, मैं अब आपके पास आऊंगा, आपने तो इस पर रिपोर्ट भी तैयार की है, मैं तफसील से जानना चाहूंगा कि दरअसल खामी क्या है और उसको किस तरह से समझा जा रहा है और देखा किस तरह से जाना चाहिए। देखिए, विडम्बना क्या, देखिए जिस समय लागू हुआ था नरेगा, उस समय, अब इसको महात्मा गांधी नरेगा कहते हैं, पहले नरेगा के नाम से शुरुआत हुई इसकी, 2006-7 में, फरवरी 2007 में शुरुआत हुई इसकी। और जिस समय लागू किया तो देश में भारत सरकार पे कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उसके बावजूद यहाँ पर राजस्थान देश के सबसे अग्रणी राज्यों में था जहाँ पर नरेगा में सबसे अधिक व्यय हुआ जी और सबसे अधिक काम हुए। अब ये संयोग देखिए, अब वही सरकार वापस है उसी क्रम के साथ में, तो इसको हमें एक तो बार बार जो चर्चा हमारा योजना, ये योजना नहीं है, स्पष्ट दर्शकों के सामने भी स्पष्ट होना चाहिए, योजना नहीं है, ये कानून, ये एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया है। पहली बार काम का अधिकार यहाँ के नागरिक को मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों के। तो जिस अधिकार आपको संसद द्वारा के कानून से मिला है, उसको कोई भी सरकार इसको योजना में परिवर्तित नहीं कर सकती जब तक कि संसद में कानून में परिवर्तन न हो। तो ये बहुत स्पष्ट होना आवश्यक है। दूसरा, ये जो भी एक आपके कॉलर कह रहे थे कि साहब इसमें हर कोई भी काम मांग लेता है, आप भी वसंत जी भी कह रहे थे, ऐसा नहीं है। इसमें काम का अधिकार सबको दिया है। जो आदमी खेत पर जाकर के या गांव में किसी भी जगह सड़क पर जाके या बांध के ऊपर अगर काम मजदूरी करके अगर पैसा कमाना चाहता है तो वही तो जाएगा। कोई आदमी पैसे वाला आदमी तो कोई वहाँ जाकर के तगारी तो उठा करके, फावड़े लेकर के, गेंती लेकर के काम नहीं करेगा। ये योजना या ये कानून जो बनाया गया उसके पीछे मूल उद्देश्य में समझना होगा। उद्देश्य ये था कि मजदूरों का शोषण हर तरह से हो रहा था, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो क्योंकि निजी व्यक्ति के हाथ में जितना पैसा चाहे तो दे, चाहे तो न दे। पहली बार भारत के सरकार ने तय किया और सभी राज्यों में लागू हुआ। राजस्थान में संयोग से उस समय काफ़ी सबसे आगे, मतलब मुझे ऐसा ध्यान है उस समय जिला बेहतर नहीं, राजस्थान में लगभग 6,000 करोड़ रुपया एक वर्ष में खर्च हुआ था 2008-9 की अगर मैं बात करूं तो। अब मैं अभी पिछले दिनों में देख रहा था, जो आंकड़े देख रहा था, धीरे धीरे 3,000, 2,000, 2,000 करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को काम की ज़रूरत नहीं रही, इसका मतलब ये भी नहीं कि काम नहीं कराने के लिए जो अधिकार है, क्या हमारे पास जो स्वयंसेवी संगठन है या जो भी एक माहौल बनना चाहिए, गांव के अंदर कोई व्यक्ति काम मांगने जाए तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रावधान है, अगर काम नहीं दिया जा सके उसको तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में या देश के अन्य राज्यों में भी अधिकांश जगहों पर बेरोजगारी भत्ता लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में दिया गया है, जितना कि काम नहीं मांगने पर दिया जाना चाहिए। तो ये एक अधिकार परक काम है, करना चाहिए। तो फिर इसको बदलने की बात क्यों की जा रही है? क्यों कानून को योजना के रूप में देखा? ये बात अवश्य है। देखिए, इसमें वही वाली बात है, कोई अच्छा नरेगा का विकल्प, अगर मेरी दृष्टि में तो अगर नरेगा का विकल्प इसका बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। कमियां हैं इसके क्रियान्वयन में, क्योंकि शुरू में अगर आपने 6,000 करोड़ रुपया एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था कर दी और उसका स्ट्रक्चर क्या दिया, ढांचा क्या दिया आपने उसको, एक कोई ग्राम रोजगार सहायक दे दिया, एक सरपंच और एक ग्राम सेवक, 1-1.5 व्यक्ति मिलकर के अगर 1 करोड़ रुपया खर्च करने के उन पर आधार बना देंगे उसको, तो वो संभव नहीं है। इसलिए अगर आप काम करने की व्यवस्थाएं ठीक तरह नहीं खड़ी कर पाए, इसलिए किसी कारण भ्रष्टाचार अलग अलग स्तरों पर होने की संभावना बनी, तो इसमें एक्ट में या कानून में खामी नहीं है, उसमें आपकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, उसको बल देने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से जितनी पारदर्शिता की संभावना इस कानून के क्रियान्वयन में, उसमें देश का कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें इतनी पारदर्शिता की संभावना। आज यहाँ बैठकर घर बैठे व्यक्ति पूरे देश में किस काम पर कौन व्यक्ति कब कब किस किस मस्ट्रोल पे काम किया, ये जानकारी MIS के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी जो काम होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए और चीज़ों में खर्च होते हैं, उसमें किसको पता है कितना खर्चा कहाँ हो रहा है। यहाँ गाँव के व्यक्ति को पहली बार ये पता लगा है कि मेरे गाँव में अगर सड़क बन रही है या कुछ चेक डैम बन रहा है या प्लांटेशन हो रहा है तो किस काम पर कितना खर्च हुआ। और साथ में एक और बात जो आपकी बात से ही जुड़ी हुई है, एक और ये कि अगर इसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान था, सामाजिक अंकेक्षण का, उसको अगर बहुत सही नीयत से, सही तरीके से
पूरे तरह से लागू किया जाए ग्राम सभा के स्तर पर, तो कोई कारण नहीं, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बचती, एक लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। जी बनवारी जी बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। बनवारी जी बताइए। ये जो नरेगा योजना है बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर ग्रामीण अंचलों में अगर देखा जाए तो इतना लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है जिसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। अगर इस पे कार्रवाई होती भी है तो यहाँ स्थानीय अधिकारी जांच करके लिपापोती करके बंद कर देते हैं फाइल और आगे बढ़ा देते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा कानून पारित किया जाए कि सरपंच हो, सचिव हो, जिस किसी ने इसको इस योजना में घोटाला किया उसे तत्काल जेल कर दिया जाए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के घपले नहीं करे। दूसरी बात, जो कच्चे निर्माण कार्य करवाए जाते हैं वो वाकई में पक्के निर्माण कार्य हो ताकि लाइफ टाइम के लिए एक एसेट तैयार होनी चाहिए, अच्छा सबूत रहे जी। ये बहुत अच्छी योजना चल सकती है, लेकिन इनको डुबाने के लिए सरपंच सचिव तुले हुए, आगे कोई योजना सफल हो ही नहीं पाती। और चलिए अब तक के जो शुरुआती दौर में बात सामने आ रही है कि मनरेगा के जरिए भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनमें इजाफा होता नजर आता है, उन पर अंकुश की बात की जानी चाहिए, ना कि योजना में तब्दीलियों की। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या पक्का निर्माण इस योजना के लिए बेहतर जरिया साबित हो सकता है। आखिर मनरेगा एक्ट को कैसे बेहतर माना जाए, जो सोच मोदी सरकार की है क्या आम आदमी के लिए वो सोच बनेगी या फिर कोई और रास्ता होगा। ब्रेक के बाद। आज की तारीख में मनरेगा को गति से दौड़ा जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, पक्के आवास की व्यवस्था कराई जानी चाहिए और मनरेगा से आम आदमी को और साथ ही साथ हमारे जो अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है उसको बहुत लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता के पास पैसा आया है और उद्योग पनपे हैं। आज अगर इससे क्षति होती तो गाँव में जो एक आदिवासी मोटरसाइकिल लेके घूमता ये आपको नजर नहीं आता। नरेगा को जो जिस काम के लिए और जिस पर्पस के लिए नरेगा का आरंभ हुआ था उसको और अच्छी शक्ल देने के लिए, ताकि जिन समाज के वर्ग को उससे लाभ मिलना था उसको और ज़्यादा लाभ मिल सके, वो सुझाव लिए हैं हमने। राज्यों के मंत्री हैं और बड़े उच्च अधिकारी हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, और ये सभी राज्यों के जो जानकार हैं इस क्षेत्र के, उनसे हम और सुझाव लेंगे। इसमें जो कार्य होते हैं उसमें जो एसेट्स क्रिएट होती हैं उनको क्वालिटी एसेट बने। वो शक्ति आपको आपके गांव में मिलनी, आपके घरों में मिलनी। शक्ति कैसे मिलेगी? आपको हक देने से। मनरेगा जैसे प्रोग्राम जिससे हमने 100 दिन गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को रोजगार दिया, भोजन के अधिकार जिससे हमने हर एक गरीब व्यक्ति को गारंटी करके, इन माताओं को हमने गारंटी करके भोजन दिलवाया, सूचना के अधिकार से जिससे हमने आपको हक दिया कि आप किसी भी अफसर से, किसी भी ब्यूरोक्रेट से, किसी भी राजनेता से आप सवाल पूछ सकते हैं कि भैया हमारी जमीन का क्या हुआ, मनरेगा का क्या हुआ, आपने ये वायदा किया था क्या हुआ। ये शक्ति हम आपको देना चाहते हैं। में आपस में विचारों का आदान प्रदान करेंगे, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें किस प्रकार की कोई जो कमी है उनको सुधार करके वापस जनहित में या लोगों को रोजगार मुहैया कराने में किस प्रकार की अपन ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार की हम व्यवस्था करने के लिए कल ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज हमारा सवाल इस बहस में आपसे है, क्या मनरेगा को कानून से बदलकर स्कीम में तब्दील किया जाना चाहिए। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। चर्चा में कॉलर जैसलमेर से अब्दुल्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए अब्दुल्ला जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से ये मनरेगा योजना शुरू हुई है जी, जैसे ग्रामीण अंचलों में जो लोग पलायन करके, जैसे जो हमारा खासतौर से जैसलमेर जिला है,
तो हमेशा अकाल पीड़ित जिला रहा है, यहाँ अकाल की योजनाएं भी चलती थी, राहत कार्य भी चलते थे। उस हिसाब से जब से मनरेगा योजना शुरू की है, लोगों को जब से कानून बना करके 100 दिन से रोजगार दिया जा रहा है, तो प्लान रुका है। पहले हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ के ग्रामीण अंचल के लोग कहीं प्लान करके गुजरात चले जाते थे या और जगह मजदूरी करने के लिए चले जाते थे। जब से योजना शुरू की है तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सुधार आया है। और यदि ये स्कीम बंद होती है तो हमारे जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे जिलों में काफी प्रभावी इसका रहेगा। बंद होने से काफी नुकसान होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। जी, शुक्रिया अब्दुल्ला साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ दर्शकों को बताएंगे कि द इकोनॉमिस्ट ने भी माना कि ये योजना बेहतर है। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में 2009 में इस मनरेगा के लिए कहा था कि ये योजना विकास में बाधा बन सकती है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट का अगर जिक्र करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि ग्रामीण विकास के लिए ये योजना बेहतर साबित हो सकती है। बसंत जी, अब मैं आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि जो सुरेंद्र गोयल बोल रहे थे, जो बात का जिक्र चौधरी वीरेंद्र कर रहे थे, उसमें फिर ऐसे तथ्यों के बीच में क्या दम रह जाता है? अब्दुल्ला जी ने भी कहा कि उनके लिए पलायन रोकने की एक बात रही, तो फिर आप समीक्षा के जरिए करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? जैसे अब्दुल्ला जी ने कहा कि स्कीम बंद नहीं होता, स्कीम बंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस कानून है और कानून को बदला जा सकता है, बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि इसमें कोई कमियां जो है उनको सुधारा जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि इसमें है, इस स्कीम को चलाने में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, उसको देखिए दो बातें इसमें मैं निकल कर आ रही। पहली बात तो कि आप मुख्यमंत्री जी की उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते जो उन्होंने शपथ लेने के बाद, मैं जनवरी का जिक्र करूंगा, जनवरी के पहले हफ्ते में इसी साल केंद्र सरकार को लिखा था और नितिन गडकरी ने उस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी की तरफ से कई जनसभाओं में इस तरह के सुझाव सामने आए थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मनरेगा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पुनर्विचार करने का मतलब बंद करना नहीं है, उसमें जिस प्रकार का पिछले 10 साल से भ्रष्टाचार की कई खबरें आपने पढ़ी होगी, जांच हुई तो उसमें पाया गया भ्रष्टाचार, उसको ठीक करना और देश का पैसा विकास में लगे, इस मानसिकता के पीछे इसकी समीक्षा करने की बात। बसंत जी, बुनियादी सवाल यह है कि हाल में परसों का जिक्र करूंगा, जयपुर में आपने मंथन रखा इसको लेकर, कई राज्यों को न्योता दिया, पंजाब के सिवा कोई राज्य आपके साथ नहीं आया, सबने अधिकारी भेज दिए, पंचायती राज मंत्री नहीं पहुंचे इसमें, ग्रामीण विकास मंत्री नहीं पहुंचे इस बैठक में। देखिए वो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि क्यों नहीं आए वो। तो आप ये नहीं मानेंगे कि राज्य आपके साथ नहीं आए? आप जो चीज चाहते हैं उसके लिए कई राज्यों ने आपको समर्थन नहीं दिया। उनको ऐसा लगा होगा कि उनके अधिकारी उन्होंने भेजे और चलिए मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जाकिर साहब हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं, बताइए जाकिर साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों माननीय नेता यहाँ बैठे हैं जी। कांग्रेस ने जो मनरेगा में 10 साल से घोटाला किया है, जो आपके ये चैनल में बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि 10 साल से इन्होंने घोटाला किया है, तो इनको पता था 10 साल में कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। और दूसरी बात यह है कि इसको बदलने का कारण क्या है? 10 सालों से आपको पता नहीं था। बिल्कुल, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल अगर कोई बदलाव किया जाता है एक्ट में तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। कमल टाक साहब, सिविल सोसाइटी का अगर जिक्र किया जाए तो एक चिंता है, इस जो अफवाह कहें या फिर जो चर्चाएं आ रही है मनरेगा को लेकर, उनको लेकर, तो जैसा कि बसंत जी जिक्र कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है बदलाव कुछ किए जाए, तो फिर आपको किस बात की फिक्र हो रही है? उन बदलावों में कुछ ऐसा है जो एक मजदूर के लिए घातक साबित हो सकता है? देखिए ये बात इतनी आसान नहीं थी। आप अगर देखें 2 महीने पहले की बातें, तो जो हमने आरटीआई से जो डॉक्यूमेंट्स निकाले उसमें पता चला है कि ग्रामीण विकास के जो सचिव हैं उन्होंने एक नोट चलाया और उस नोट पे बकायदा उन्होंने लिखा कि इस योजनाओं को सिर्फ उन्हीं जिलों में रखना चाहिए जिन जिलों में इसकी ज़रूरत है, बाकी इन जिलों से हटा देना चाहिए। और उसको फिर एंडोर्स किया है उस समय के तत्कालीन जो थे गडकरी साहब, मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने किया था कि हाँ ये बात सही है और मुझे भी लगता है कि ये करना चाहिए। और ये नोट चल के, और अब ये नोट के ऊपर एक बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार होकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जाना था। ये अहम बात है। बनव जी, अब मैं इस बीच में आपसे ये जानना चाहूंगा, इसको क्या फिर लोगों को जो अधिकार दिया है, भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिया है इस एक्ट के जरिए, क्या माना जाएगा उन अधिकारों पर कुठाराघात होगा ये, अगर ग्रामीण विकास सचिव का ये नोट सामने आया है? देखिए, इस नोट के पीछे पृष्ठभूमि इसको बंद करने की है या किसी निर्देश भी किया गया है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें किसी को परेशानी नहीं है। अगर कहीं पे काम की ज़रूरत नहीं है लोगों को तो वो ठीक है, मांगने नहीं आएंगे, वहाँ काम नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है, लोग आ रहे हैं काम मांगने के लिए। कानून का मकसद बेईमानी हो जाएगा अगर एक तरफ से लोगों के अधिकारों में कटौती की जाए?
200 जिलों तक अगर इसे सीमित किया गया? नहीं, मुझे लगता है भारत सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है और मेरे ख्याल है संभव ही नहीं है इसको कि कभी कम कर दिया जाएगा। ये हो सकता है, आज भी राजस्थान में भी 33 जिले हैं, तो किसी जिले में बहुत ज़्यादा मजदूर काम मांगने आते हैं जहाँ पर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, और कहीं नहीं है तो ज़्यादा कम लोग मांगने आते हैं। इसमें ये भी है, देखिए हम 100 दिन का रोजगार देते हैं एक परिवार को। एक परिवार में 2 सदस्य हैं, पति पत्नी है, कोई वयस्क व्यक्ति और भी है, तो कुल मिलाकर के एक परिवार को 100 दिन रोजगार दिया जाता है। 365 दिन में 100 दिन का रोजगार हम दे रहे हैं, तो कई लोग ये भी कई और भी कारण बताते हैं इसलिए बंद किया जाएगा कि साहब इंडस्ट्री के लिए लेबर नहीं मिलती है, खेतों में बड़े खेतों में काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। ये सब सारी की सारी जो बातें हैं केवल उस गरीब व्यक्ति को रोजगार देने से वंचित करने के नाम पर की जा रही है। क्यों कर रहे हैं ऐसे सारा? अगर मान लीजिए उसके बाद 100 दिन यहाँ काम कर लिया, बाकी 265 दिन जहाँ चाहे वो काम करे, जितने जो ज़्यादा पैसे दे के काम करे। अगर यहाँ पर 125-30 रुपये मिलते हैं यहाँ पर, और अगर मान लो कहीं और जगह पे अगर उसको 150 रुपये में देगा तो आदमी वहाँ जाके काम करेगा। हाँ, ये बात अवश्य है, एक जनधारणा इसमें यह बन गई है कि बिना काम किए पैसा मिलता है। इस पे ठीक करने की जरूरत है। व्यवस्था मशीनरी यहाँ सुधार की बात है, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। जो एसेट्स बने, संसाधन ऐसे बने जो उपयोगी हो गांव के लिए, कृषि संबंधी हो, पैसे का व्यर्थ नहीं हो। तो कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा, भारत का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं चाहेगा कि पैसे का वेस्टेज हो। करप्शन जहां नजर आए वहां सख्त से सख्त सजा किसी व्यक्ति को। बिल्कुल, ये बात भी काफी अहम है। नागौर से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बताइए। सर जी, मैं ये कह रहा हूँ नरेगा जो है जी, ये हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए मनोज जी। नरेगा जो है ना सर जी, ये नरेगा के नाम से केवल नालियों को और इन अंगोरों को ट्रैक्टरों द्वारा खुदवाया जाता है जी, ट्रैक्टरों द्वारा खुदवाया जाता है। इसकी विकास के प्रति समय योजना तय की जानी चाहिए कि इतना दायरे के अंदर इतना काम एक रोज के अंदर होना चाहिए। ये एक प्रारूप में बदलाव किया जाना चाहिए। जी जी, अन्यथा नरेगा से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। लोग मजदूरों की बजाय जेसीबी से, ट्रैक्टर से, इनसे कार्य करवाते हैं। जी सुरेश जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मनोज जी ने भी जिक्र किया और बताया, एक तो ये खामी आती है बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, दूसरा पक्के निर्माण की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो कृषि विकास है उसको पंख लग जाए। तो इस बात में भी कांग्रेस का कुछ एतराज है? नहीं, ऐसा हमारा कोई एतराज नहीं है। मैं भानावत साहब की बात से सहमत हूँ। बीजेपी शहरों की, पूंजीपतियों की, व्यापारियों की, इनकी पार्टी है और इनके पास इन्हीं बड़े उद्योगपति व्यापारियों के मैसेज आ रहे हैं कि जब से कांग्रेस ने नरेगा योजना लाई है, गांव में बैठे उस मजदूर को गांव में काम मिल गया, तहसील में बैठे उस मजदूर को तहसील में, दूर दराज के इलाके में उसको काम मिल गया। तो जो सेठ साहूकार इन गरीब आदमियों पे, इन मजदूरों पे अत्याचार करते थे, पूरा पैसा नहीं देते थे, वो मजदूर इनको वहां रोजगार मिलने से पैसा पूरा मांगने लग गए जी। आज ये पूरा पैसा मांगते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि इस गरीब का काम मिलना बंद हो जाए, निश्चित जिलों में हो जाए। और रही सवाल, आपने जैसे कहा, ये नई स्कीम में बदलनी चाहिए, ये कानून बना रहना चाहिए। कानून के भारत सरकार ने कानून बनाया, अधिकार के रूप में रोजगार दिया है, तो ये रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, आपने कहा कृषि से जुड़ना चाहिए, पक्के काम होने चाहिए। इस योजना का प्रारूप मतलब काम से जो संबंधित चीज है वो सुधार करें, भ्रष्टाचार है सुधार करें, ये काम करें। बल्कि मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये 100 दिन की जगह ये रोजगार के दिन और बढ़ाने चाहिए। सुरेश जी, ऐसा नहीं लगता आपको अगर जिक्र किया जाए राहुल गांधी का, तो पहली यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 में आने का बड़ा कारण आपको माना गया कि मनरेगा एक पीछे रहा, और राहुल गांधी अपनी हर जनसभा में मनरेगा का जिक्र करते हैं। तो एक बड़ा वोटिंग कह सकते हैं बैंक आपके लिए तैयार हुआ। बीजेपी को वो वोटिंग बैंक को कहीं ना कहीं इफेक्ट करना है, ये तो सियासी कारण नजर नहीं आता आपको? नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल इसमें बीजेपी राजनीति करना चाहती है। बीजेपी उस गरीब मजदूर को, किसान को, गांव में जो तबका, इनका वोट बैंक नहीं है। शहरों के लोग की मजदूरी बढ़ती है। आज मैं कहूँगा एक सर में फोड़ा हो गया तो सर कटा देंगे, तो भ्रष्टाचार तो शहरों में हो रहा है। नगर निगम ये सब बंद कर दो ना, यहाँ जो सफाई के मजदूर हैं ये बंद कर दो ना। तो आपके शहर के रोजगार पे बात क्यों चल रही है? और एक गरीब आदमी को, गांव में किसान को, बैठे हुए मजदूर को, आज कोई 100-125 रुपए में काम करता है, केवल उसको 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, 100 दिन बैठ के वो अपना पेट पालन करता है।
उसको वो शहर में पलायन करना बंद कर दिया। उसने अपनी खेती के साथ सरकार ने जो ये रोजगार दिया उससे एक्स्ट्रा जो इनकम हुई उससे उसने अपने घर का लिविंग स्टैंडर्ड सुधार लिया। ये तमाम पहलू हमारे सामने बिल्कुल काम का चयन जो है ना अश्विनी जी, अभी जो मेरे ख्याल है काम का कौन से काम कराए जाए ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है नरेगा में, क्योंकि कृषि से जोड़ने की आपने बात की है, बिल्कुल आए हैं कि कृषि से जोड़ना चाहिए, फिल्टर किया जाना चाहिए और फिल्ट्रेशन का लेवल क्या हो, उसका क्या दायरा हो, इस पर मैं बात करूंगा। राजेंद्र जी हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है। हाँ सर, मैं रावतसर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी सर, हमारे रावतसर पंचायत समिति में नरेगा में गबन से संबंधित कम से कम 10 से 15 केस हैं सर, जिनको 4 से 5 साल हो गए जी। न तो किसी को सजा हुई है न उसके आगे कोई प्रोसेस हुई है सर। तो इस तरह से एक मान लीजिए 5 से 10 साल तक कोई केस का हल नहीं होगा, तो इसमें नरेगा में बशर्त करते जाओ, उसका कोई निर्णय तो होना नहीं है। तो सर दूसरी बात, गांव में क्या है, सेक्रेटरी और जो कुछ लोग जो काम नहीं करते तो मिली भगत से रोजगार के मतलब वो जो है वो ट्रैक्टर से या किसी अन्य उपकरणों से करवा के वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। जहां तक के जांच में काम दिख जाता है, कच्चा काम है वो पकड़ में आता नहीं। तो इसी तरह से ये मिली भगत सर कभी पकड़ में नहीं आएगी सर, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी से लेकर के बिल्कुल आप भी सुधारों की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए। वसंत जी लगातार शुरुआत से बोलते आए कि हम सुधारों की वकालत कर रहे हैं, तो फिर सुधार कहां पर हो और उनकी सीमा क्या हो, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। नरेगा में वास्तविक रूप से देखा जाए तो सरकार ने जो काम करवाए वो धरातल पर कुछ नहीं है। तो सरकार के अरबों रुपए जो फिजूल खर्च हुए, वास्तविक देखा जाए तो वहाँ पर कोई कार्य लोगों को देखने नजर नहीं आता है। शहरी क्षेत्र में जो इंडस्ट्री लगी है उसके अंदर कर्मचारियों की कमी हो गई, आलात यह हो गए कि उत्पादन जो है पहले की अपेक्षा तकरीबन 40% तक गिरावट में आ गया। इसलिए ये कहना सही होगा कि महानरेगा को पक्के कार्यों और कृषि कार्यों के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जो लेबर के रूप में इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको महानरेगा के तहत में नहीं लाना चाहिए।